प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हिस्ट्री को अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, फैक्ट से भरा हुआ चैप्टर है ये, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में बनाया है। तो पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की जरूरत पड़ गई और उसके पहले क्या मेजर इवेंट्स हुए थे ठीक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले। तो बेसिकली हम इसके प्रिल्यूड और बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे पार्ट 1 में। तो आइए समझते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किन हालातों में स्टार्ट किया गया था। तो ये सारी कहानी स्टार्ट होती है कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस से, जो कि 1928 में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल दिसंबर के महीने में कांग्रेस अपना एनुअल सेशन कंडक्ट करती थी, तो ऐसा ही एक नॉर्मल एनुअल सेशन हो रहा था 1928 में। अब तक इंडिया में कुछ बहुत बड़े लेवल के मूवमेंट्स हो चुके हैं। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो 1922 तक चला। तो ये सारी चीजों ने इंडिया की जो पब्लिक है उसको इतना तो सिखा ही दिया था कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए अगर मास मूवमेंट भी चलाना हो तो उसमें भी कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब इंडिया की पब्लिक को आता था कि अगर मास मूवमेंट आगे भी कभी होगा तो इंडिया की पब्लिक उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकती है। ये उन्होंने प्रूव कर दिया था तब तक। तो कुछ ही महीनों पहले साइमन कमीशन इंडिया आया हुआ था। साइमन कमीशन के ठीक इसके पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया। तो साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया हुआ था? तो इसलिए आया था कि इंडिया के लोगों से बातचीत करके इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आया हुआ था साइमन कमीशन। तो उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो लंदन में बैठ के भारत के सारे फैसले लेते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकनहेड, ये सब हमने साइमन कमीशन वाली वीडियो में कवर किया है। तो इस लॉर्ड बिरकनहेड ने कहा था, इंडियंस से कहा था कि तुम लोग साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे हो। तो साइमन जब इंडिया आया था तो हर तरफ उसका विरोध होने लगा था ना। तो लॉर्ड बिरकनहेड ने चैलेंज किया था इंडियंस को कि तुम सब साइमन कमीशन का विरोध मत करो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने इंडिया आया है ना। तो अगर तुम इंडियंस में इतनी ही समझदारी है, इतनी ही यूनिटी है, तो तुम सभी मिलके आपस में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बना लेते हो। तो उसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू। और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। तो इस कांग्रेस का जो सेशन हो रहा था 1928 में, उसमें इस नेहरू रिपोर्ट को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑफिशियली एक्सेप्ट करने का मतलब है कि नेहरू रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुई थी उसको कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल स्टैंड बनाया। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट में तो यही बात लिखी गई थी ना कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस क्या चीज होती है बच्चों, एक बार समझ लो। तो ब्रिटेन ने अकेले इंडिया को ही नहीं बल्कि इंडिया जैसी कई और कंट्रीज को अपने कब्जे में कर रखा था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। लेकिन अलग अलग कंट्रीज में ब्रिटेन का बिहेवियर अलग होता था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यहां पे तो सिर्फ जेंटलमैन रहते थे ना, गोरी चमड़ी वाले रहते थे ना। तो गोरी चमड़ी वालों से ब्रिटेन को कोई परेशानी नहीं थी। इंडिया, साउथ अफ्रीका, यहां तो खराब इंफीरियर किस्म के ह्यूमन बींग्स रहते थे इनके मुताबिक। तो ब्रिटेन को ऐसा लगता था कि इंडिया के लोगों में सरकार चलाने की काबिलियत नहीं है। तो इंडिया में कभी भी सरकार बनने नहीं दी इन लोगों ने। जो भी यहाँ के फैसले होते थे वो लंदन से होते थे, और इंडिया में जो भी गवर्नमेंट नाम की चीज थी वो वाइसरॉय के कंट्रोल में रहती थी। वाइसरॉय कौन है? तो ब्रिटेन का ही तो अपॉइंटेड ऑफिसर है ना। ऑफिसर से ज्यादा क्या है वो, उसको पब्लिक ने तो चुना नहीं है वाइसरॉय को। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों की बात की जाए तो ब्रिटेन ने इन लोगों को हक दे रखा था कि आप लोग इलेक्शन लड़ो, वोट करो, अपनी अपनी सरकार बनाओ, बस जो आपकी सरकार होगी वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। कंट्रोल में रहने का मतलब है कि हमसे पूछ के सारे फैसले करेगी। लेकिन आपके ही अपने लोग सरकार में तो होंगे, आप सरकार तो चलाओगे।
सारे फैसले पूछ के करना ये जरूरी नहीं है, कुछ बड़े फैसले जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, वो आपको ब्रिटेन की मर्जी से ही करनी होगी। तो इसको कहते थे डोमिनियन स्टेटस, यानी कि आप पूरी तरीके से आजाद भी नहीं हो और आप उस हद तक गुलाम भी नहीं हो, जबकि इंडिया जो है पूरी तरीके से गुलाम है। तो नेहरू रिपोर्ट में यही बात लिखी गई थी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के जैसे हमको भी डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो कांग्रेस ने इस नेहरू रिपोर्ट को ऑफिशियल स्टैंड बनाया अपना, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास ये मैसेज भिजवाया, डिक्लेरेशन किया, रिजोल्यूशन किया कि अगर 1 साल के अंदर अंदर डोमिनियन स्टेटस नहीं दी जाती है इंडियंस को, तो कांग्रेस अपनी डिमांड को एक लेवल और ऊपर ले जाएगी। तो अभी तो हम सिर्फ डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, अगर 1 साल के अंदर हमको वो नहीं मिला तो हम डोमिनियन स्टेटस से भी मांग को अपग्रेड करके कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे, यानी पूरी तरह से आजादी चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो एक तरह से कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट को कि 1 साल का वक्त हम आपको देते हैं, डोमिनियन स्टेटस हमको दे दो। अगर 1 साल के बाद डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला हमें, तो हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च करेंगे? क्योंकि डोमिनियन स्टेटस तुम हमें नहीं दोगे तो हम तुमसे छीन के कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले लेंगे। तो यहीं से पृष्ठभूमि, यहीं से बैकग्राउंड स्टार्ट हो गई। इंडियन पब्लिक को पता चल गया कि बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमें फिर से एक मूवमेंट चलानी पड़े। तो 1929 का पूरा 1 साल का वक्त दे दिया था कांग्रेस ने। 1928 में डिसाइड किया था कि हम आपको 1 साल का वक्त दे रहे हैं, तो वो साल 1929 ही था। तो उस साल इंडिया में कई सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल गतिविधियां हुई, तो उन पे एक नजर डाल लेते हैं। तो क्योंकि गांधी जी इस चीज को समझते थे कि बहुत जल्द हमको एक बड़े लार्ज स्केल पे मूवमेंट खड़ा करना है, तो इसलिए गांधी जी पूरे इंडिया के टूर पे निकल गए। वो पब्लिक ओपिनियन बनाने लगे, देश के लोगों से कहने लगे कि तुम लोग तैयार हो जाओ, हमको पूर्ण आजादी चाहिए, पूरी आजादी चाहिए, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस ये लोग हमको देंगे नहीं। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, 1 साल होने दो, फिर हम पूरी लड़ाई, फुल फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए गांधी जी घूम घूम के पूरे देश के लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, उनको तैयार होने को कह रहे थे। इसी बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी, गवर्नमेंट तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि हम अभी एक्टिव हैं, हम अभी जिंदा हैं, हमने अपनी डिमांड छोड़ी नहीं है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स का ग्रुप हुआ करता था। तो कांग्रेस तो साल में 1 मीटिंग करती थी ना, तो बाकी साल क्या वो घर में बैठी रहती थी? नहीं, तो बाकी साल कांग्रेस के फैसले एक छोटा सा ग्रुप लिया करता था, उसी ग्रुप को कहा जाता था कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो कह लो कि कांग्रेस के सारे बड़े नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हिस्सा थे। तो इसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बॉयकॉट शुरू कर दिया फॉरेन क्लोथ्स का, जो लंदन में बने कपड़े भारत में बिकते थे, उनका बॉयकॉट स्टार्ट कर दिया, ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे। गवर्नमेंट ये ना सोचे कि 1 साल का टाइम है तो कुंभकर्ण की तरह सो जाए। तो गांधी जी ने इस कैंपेन को खुद से लॉन्च किया, बॉयकॉट वाले कैंपेन को लॉन्च किया, और लॉन्च करते ही गांधी जी जो है ब्रिटिशर्स के नजर में आ गए कि ये आदमी तो फिर से मूवमेंट खड़ा करने चला है। तो गांधी जी को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया कलकत्ता से और जेल में डाल दिया गया। तो जैसे ही गांधी जी जेल गए, तो जेल जाने से पहले ही उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी ना कि बॉयकॉट करो फॉरेन क्लोथ्स का। तो ये पूरे देश में बोन फायर्स जलने लगे, यानी कि लंदन में बने कपड़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाता था सड़कों पे और उसमें आग लगा दी जाती थी। ये था बॉयकॉट का तरीका। और क्या क्या हुआ 1929 में? तो 1929 फेमस है, केसेस चल रहे थे, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चला था। तो ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस क्या था? तो कुछ सोशलिस्ट पार्टीज थी, वो पूरे देश में बड़े बड़े लेवल के हड़ताल करवाती थी। तो जब हड़ताल होंगे तो फैक्ट्रीज काम नहीं करेगी, मिल काम नहीं करेंगे, रेलवे की हड़ताल कर देते थे। हड़ताल का क्या मतलब होता है कि काम पे मत जाओ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को घुटनों पे झुकाना है।
तो इन्हीं हड़तालों के करने से इनको लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट घुटने टेक देगी। तो इस चक्कर में कई सारे बड़े लीडर्स को पकड़ के जेल में डाला गया और उनपे इल्जाम लगाया गया देशद्रोह का। यह कहा गया कि तुम सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हो। तो यह मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था। यानी इससे यह पता चलता है कि सरकार जो है वो झुकने से मना कर रही थी, वो तो और लोगों को जेल में ही डालती चली जा रही थी। महात्मा गांधी को भी जेल में डाल रखा था। और एक और बड़ी घटना हुई, तो शहीद भगत सिंह और उनके दोस्त बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आज हमारे पास लोकसभा है, उस वक्त की लोकसभा यानी सेंट्रल पार्लियामेंट, उसको कहा जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहां इन दोनों ने एक बॉम्ब एक्सप्लोजन किया, किसी को मारने के मकसद से नहीं किया। तो ये बेसिकली चाहते थे कि हम कुछ ऐसी घटना को अंजाम दें जिससे कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हो। तो उन्होंने वहां पे बम फोड़ा और बम फोड़ने के बाद पर्चियां वहां पे फेंकी। उन पर्चियों में लिखा था कि आप हमारी बात सुनते नहीं हो, इसलिए हमें बॉम्ब ब्लास्ट करके अपनी आवाज आप तक पहुंचानी पड़ी। हम पूर्ण आजादी, फुल फ्रीडम चाहते हैं, संपूर्ण आजादी चाहते हैं देश की, अंग्रेजों तुम यहां से जाओ। यही सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। तो इस तरह जो है आप देख रहे हो कि पूरे देश में माहौल बन रहा था कि अब अंग्रेजों को यहां से मार भगाना है। तो ये सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रही थी। तो काफी दबाव पड़ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। उनको लग रहा था कि बहुत जल्द एक बड़े लेवल का मूवमेंट खड़ा हो जाएगा इंडिया में। तो उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए लॉर्ड इरविन ने एक डिक्लेरेशन जारी की, एक स्टेटमेंट जारी किया। तो लॉर्ड इरविन कौन थे? तो उस वक्त के वाइसरॉय थे, जिस वक्त सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया ने विटनेस किया। तो ये डिक्लेरेशन करने के लिए लॉर्ड इरविन को सहमति मिली थी अपनी गवर्नमेंट से। तो उस वक्त जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो लेबर पार्टी चला रही थी। वहां दो पार्टीज होती है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो दोनों एक तरह से समर्थन था। इनका अपना तो दिमाग था ही, साथ में इनकी गवर्नमेंट ने भी कहा कि कुछ ऐसा करो कि ये सारा जो बवाल खड़ा हो रहा है ये थोड़ी देर के लिए दब जाए। तो इस स्टेटमेंट के जरिए लॉर्ड इरविन भारतीयों को यह मैसेज देना चाहते थे कि हम आपके भले के लिए ही यहां हैं। तो हम जो भी रिफॉर्म्स या जो भी पॉलिसी कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि धीरे धीरे इंडियंस को हाथ में ताकत दे दी जाए। तो इनका यही कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ताकत इंडियंस को दी जाए, इसीलिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। इकट्ठे ही सब कुछ नहीं दे सकते, धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में सरकार आपके हाथों में दे दी जाएगी। इसलिए आप लोग हंगामा खड़ा मत करो, रिवोल्ट मत करो, किसी तरह का मूवमेंट मत करो। तो इसी मकसद से इरविन डिक्लेरेशन किया जाता है। इरविन एक स्टेटमेंट जारी करते हैं 31 अक्टूबर 1929 को, और यही स्टेटमेंट ऑफिशियल गैजेट में भी छपता है। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? जो सरकार अखबार, आज हमारे पास रेडियो है, टेलीविजन है, तो उस पे ऐड आते हैं जन धन योजना या मोनिटाइजेशन। लेकिन उस वक्त अगर गवर्नमेंट कोई फैसला लेती थी तो लोगों को कैसे बताएगी? तो न्यूज़पेपर में छापती थी। तो सरकार का अपना सरकारी न्यूज़पेपर होता था, आज भी छपता है ये न्यूज़पेपर, उसको कहते हैं इंडियन गैजेट। तो इस गैजेट में ये डिक्लेरेशन छपा, उसमें लिखा हुआ था कि साइमन कमीशन को अपना काम करने दो। साइमन कमीशन इसीलिए इंडिया आई हुई है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के देना है। तो उस डिक्लेरेशन का यही मतलब था कि साइमन कमीशन को अपना काम करने दो, उसने जो रिपोर्ट सबमिट करनी है वो करने दो, उस रिपोर्ट को हम स्टडी करेंगे, फिर आपकी बातों को भी सुनेंगे और तब कोई फैसला लेंगे। तो बेसिकली ये कह रहे थे कि हम आपकी बात सुनेंगे, आप थोड़ा सब्र रखो। साथ ही साथ ये भी कहा कि इसी साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको हम पूरे डिटेल में इंडियंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन के लिए लॉर्ड इरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर दी। यानी इंडियन से कहा कि ये हंगामा अभी बंद करो, जब साइमन अपनी रिपोर्ट जमा कर देगा फिर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारे नेताओं को बुलाएंगे, वहां पे साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, तभी अगला कदम उठाएंगे। तो ये था इरविन डिक्लेरेशन का मतलब। दूसरी तरफ
भारत के जो नेता थे, इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको कुछ भी भरोसा नहीं था, उनको भरोसा ही नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको सेल्फ रूल या ऐसा कुछ कंसेशन या कुछ रिफॉर्म्स देने वाली है। तो ये लोग, इन लोगों ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए एक मीटिंग बुलाई। वो मीटिंग दिल्ली में बुलाई 1929 में। तो इस मीटिंग में सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जमा हुए। तो इस मीटिंग को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि इरविन ने थोड़े दिनों पहले डिक्लेयर किया था ना कि आप लोग हंगामा बंद करो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट जमा होने दो, फिर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात करेंगे, तो सड़क पे हंगामा मत करो। तो यही डिसाइड करने के लिए कि इरविन डिक्लेरेशन के बाद हमको क्या करना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारी क्या ओपिनियन है, इन्हीं चीजों को डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई गई। तो इस मीटिंग में सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जमा हुए। तो इस मीटिंग में जो फैसले लिए गए उसको कहा गया दिल्ली मैनिफेस्टो। ये अकेले कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं था, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो था। तो इसमें क्या कहा गया, क्या फैसले लिए गए? तो फैसला ये लिया गया कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वादा हमसे किया जा रहा है, तो यही कहा जा रहा है ना कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठ के हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए जाने हैं। यानी उस मीटिंग में यह डिस्कस किया जाना था कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देना है या नहीं देना है। तो कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला मत करो कि डोमिनियन स्टेटस देना है या नहीं देना है, तुम सीधा यह फैसला करो तुम तो सिर्फ ये बताओ कि डोमिनियन स्टेटस कैसे दोगे, कैसे पावर ट्रांसफर करोगे। यानी ये डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस देना है या नहीं देना है, आपको देना ही देना है। आप बस ये डिस्कस करो कि कैसे डोमिनियन स्टेटस ट्रांसफर करोगे। तो यही सारे फैसले हुए दिल्ली मैनिफेस्टो में। दूसरा फैसला ये हुआ कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आप हमको इनवाइट कर रहे हो, तो आप कई सारे लोगों को इनवाइट करोगे, कई सारे लोग वहां पहुंचेंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि मेजॉरिटी हमारी होनी चाहिए क्योंकि हम पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे देश के लोग हमारे मेंबर हैं, जबकि बाकी पार्टीज जो है वो लिमिटेड सोच वाली पार्टी है। कोई पार्टी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम करती है, कोई पार्टी सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए काम करती है। तो कांग्रेस ने कहा कि मेजॉरिटी हमारी होनी चाहिए, आप बाकी लोगों को भी बुलाओ, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग ही उस टेबल पे बैठे नजर आने चाहिए। तीसरी डिमांड इन्होंने रखी कि अभी तक जो आपने जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बंद कर रखा है, गांधी जी भी जेल में ही थे, तो उन सबको आपको छोड़ना होगा, तभी हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की सोचेंगे। तो ये डिमांड दिल्ली मैनिफेस्टो के रूप में वाइसरॉय तक पहुंचाई गई। तो वाइसरॉय ने क्या किया, तो वाइसरॉय इरविन ने सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर कहा कि जो बात करनी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके बात करो, इस तरह मैनिफेस्टो और मेमोरेंडम मेरे पास मत भेजो। तो जैसे ही ये घटना हुई तो फिर कांग्रेस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, अब बात नहीं बनेगी, अब हम कोई ना कोई मूवमेंट बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। तो यहां से स्टेज माहौल पूरी तरीके से बन गया कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमको अब लॉन्च करना ही करना है। तो जब कांग्रेस ने यह फैसला कर लिया कि अब हमको मूवमेंट लॉन्च करना है, तो ऐसे में कांग्रेस ने अपना एनुअल सेशन बुलाया। हर साल कांग्रेस का एनुअल सेशन होता था, तो इस साल कांग्रेस का एनुअल सेशन लाहौर में हो रहा था। साल था 1929। एक साल का वक्त खत्म हो गया था। एक साल का वक्त इन्होंने दिया था ना, पिछले एनुअल सेशन में इन्होंने सरकार को कहा था कि एक साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस देना है तो दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, हम लार्ज स्केल मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो एक साल का वक्त खत्म होने ही वाला है। कांग्रेस ने दोबारा अपना सेशन बुलाया। इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया। ठीक है, क्यों किया गया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है ये लाहौर सेशन। तो इसका एक एक फैक्ट आपको याद रखना है कि ये कब हुआ, 1929 में हुआ। उस वाले सेशन का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था।
जो कांग्रेस की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो काफी उस वक्त नहीं, वो लोग चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू जो है प्रेसिडेंट बने। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ऑलरेडी कई बार प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो मोतीलाल नेहरू के ही बेटे हैं ना जवाहरलाल नेहरू, तो बाप और बेटा दोनों ही प्रेसिडेंट बने, तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो 18 प्रोविंशियल कमिटीज यानी स्टेट लेवल कमिटीज में से 15 नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया जाए। फिर भी गांधी जी का ऐसा ओपिनियन था, गांधी जी ने मैसेज भिजवाया था कि जवाहरलाल नेहरू को ही बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि थोड़े दिनों पहले साइमन कमीशन का पूरे इंडिया में बॉयकॉट हुआ था। इस बॉयकॉट को ऑर्गेनाइज करने में, लोग सप्लाई करने में, पैसा सप्लाई करने में बहुत ज्यादा हाथ था जवाहरलाल नेहरू का। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू को एक तरह से रिवॉर्ड देने के लिए, उनकी मेहनत का प्रोत्साहन देने के लिए गांधी जी ने कहा कि चलो इसको बना दो। और दूसरी चीज यह थी कि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की उम्र 40 साल थी, काफी यंग एज के थे। तो यह भी था कि यंग लोगों को जोड़ने में मदद मिलेगी। तो खैर जो भी हो, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बन गए और इंपॉर्टेंट सेशन चालू हो गया। इस सेशन में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाने थे, क्योंकि एक साल में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं मानी थी। तो क्या क्या फैसले लिए गए? सबसे पहला फैसला लिया गया कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसका हम बॉयकॉट करेंगे, अटेंड ही नहीं करेंगे। दूसरा फैसला लिया गया कि डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया है तुमने हमें, तो आज से हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। यानी कि अब डोमिनियन स्टेटस को भूल जाओ, अब लड़ाई होगी पूरी आजादी लेने के लिए। तीसरा बड़ा फैसला किया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को यह अथॉरिटी दे दी, उनको पावर दे दी गई कि जिस दिन आपको ठीक लगे, उचित लगे, जिस तरीके से आपको उचित लगे, आप एक लार्ज स्केल मूवमेंट लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च करना है, यह बात तो तय हो ही चुकी थी। कैसे लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, यह सब डिसाइड करने का हक कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रिजोल्यूशन पास करके यह सारा हक महात्मा गांधी को दे दिया। कहा कि जो महात्मा गांधी कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम वैसे ही मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो सेशन चल रहा था, तो उसी रात को, क्योंकि यह फैसला हो गया कि अब हमको पूरी आजादी चाहिए, फुल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, यानी हम डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो इस बात को सिंबलाइज करने के लिए उसी रात, लाहौर देखो रावी नदी के किनारे बसा है, तो नदी के किनारे ये रहे जवाहरलाल नेहरू, तो नदी के किनारे एक झंडा फहराया गया, ट्राई कलर जो तिरंगा झंडा है, फहराया गया और कहा गया कि आज हमारी आजादी का पहला दिन है। यानी आज हमने फैसला किया कि हम डोमिनियन स्टेटस छोड़ के पूरी आजादी की लड़ाई आज से चालू कर रहे हैं। तो इंडिया ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है इसे, ठीक। तो उस दिन तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ने ही झंडा फहराया ना, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यही काम पूरे देश को करना है। तो वहां से डिक्लेयर किया गया कि आने वाली 26 जनवरी को, क्योंकि ये तो दिसंबर चल रहा था ना, दिसंबर चल रहा था 1929 का, लाहौर में झंडा फहरा दिया, तो अगला महीना तो जनवरी ही था। तो अगले महीने लोगों से अपील की गई, भारत के लोगों से, कि पूरे भारत में पहला आजादी का की सालगिरह आप मनाओगे, यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाओगे आप 26 जनवरी को। तो इस तरह 26 जनवरी 1930 एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है हमारे कंट्री की हिस्ट्री में, पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। 1947 की जो 15 अगस्त है, ये तो अंग्रेजों ने हमको चुन के दिया ना, ये डेट चुनने में तो इंडियंस का कोई योगदान नहीं है। तो ध्यान से सोचो, तो 26 जनवरी उससे भी इंपॉर्टेंट डेट है। इसीलिए जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। बन के तो नवंबर में ही तैयार हो गया था, नवंबर 1949 में ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन इंतजार किया गया 26 जनवरी का, क्योंकि इस डेट में काफी इतिहास छुपा हुआ है। तो अब गांधी जी को यह पावर दे दी गई थी कि आप जब बोलोगे, जैसे बोलोगे, हम लार्ज स्केल पूरे इंडिया के लेवल पे मूवमेंट लॉन्च कर देंगे।
ठीक, ये बात लाहौर कांग्रेस में ये फैसला ले लिया गया था। तो अब गांधी जी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। अब गांधी जी को माहौल बनाना है, सिचुएशन क्रिएट करनी है कि मूवमेंट स्टार्ट किया जा सके। ऐसे तो नहीं होगा ना कि एक दिन सुबह अचानक उठे और मूवमेंट चालू कर दिया। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी एक चिट्ठी लिखते हैं लॉर्ड इरविन को। उस चिट्ठी में 11 डिमांड्स लिख के भेजते हैं कि ये मेरी 11 मांगे हैं, ये आप मान लो 31 जनवरी तक। अगर 31 जनवरी तक मेरी ये 11 डिमांड्स आपने नहीं मानी, या तो मान लो या तो रिजेक्ट कर दो, लेकिन जो फैसला लेना है 31 जनवरी 1930 तक ले लो। 26 जनवरी को पूरे देश में सेलिब्रेशन हुआ था, तो गांधी जी पूरे उत्साहित में थे, खुशी से भरे हुए थे कि देखो पूरी देश में ये लहर फैल गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। 2-3 दिन का टाइम दिया था केवल इरविन को, क्योंकि जानते थे कि मेरी डिमांड तो मानेगा नहीं ये। तो एक तरह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कि मूवमेंट लॉन्च की जा सके। तो इन 11 डिमांड्स को हम एक एक करके देख लें। चलो मैं 11 डिमांड्स इकट्ठे ही आपके सामने रख देता हूं, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप देख सकते हो। तो एक्सपेंडिचर यानी आर्मी पे होने वाला खर्च कम करने को कहा गया, आर्मी और सिविल सर्विस। क्योंकि आर्मी पे खर्च कम करो, क्योंकि आपकी आर्मी तो हमारे पे ही जुल्म करती है। टोटल प्रोहिबिशन यानी कि शराब बंदी होनी चाहिए, शराब नहीं बिकनी चाहिए। सीआईडी में आपको रिफॉर्म करने हैं, आर्म्स एक्ट में बदलाव करने हैं, क्योंकि इंडियंस को आर्म्स खरीदने का हक नहीं था, तो अब इंडियंस को भी तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आर्म्स चाहिए। पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दो जो लोग जेल में बंद हैं। पोस्टल रिजर्वेशन बिल, तो पोस्टल रिजर्वेशन बिल जो डाक का टिकट होता था वो काफी महंगा था, तो उसकी कीमत को कम करने के लिए पोस्टल रिजर्वेशन बिल। रुपी स्टर्लिंग रेशियो, जैसे आज इंडिया का रुपया और भारत का डॉलर, इन्हीं में मुकाबला लगा रहता है, चिंता में डूबे रहते हैं। तो उस वक्त जो करेंसी थी स्टर्लिंग, क्योंकि ये ब्रिटेन की करेंसी थी, तो इसको फिक्स करने को कहा गया। टेक्सटाइल प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस करने को कहा गया, क्योंकि कपड़ों को लेके काफी लड़ाई हुई थी। जो इंग्लैंड में कपड़े बनते थे वो सस्ते होते थे, तो भारत में बनने वाले जो कपड़े होते थे उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो कहा गया कि कुछ सब्सिडी वगैरह दो, कुछ ऐसे लॉ लाओ जिससे कि ये प्रॉब्लम दूर हो सके, जो इंडिया के टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं उनको थोड़ी राहत मिल सके। कोस्टल शिपिंग को जो है इंडियंस के लिए रिजर्व करो, जैसे कि ये आपका कोस्ट एरिया है, तो यहाँ पे तो सिर्फ ब्रिटिश नेवी रहती थी, तो यहाँ पे हक नहीं था कि कोई इंडियन अपनी जहाज लेके जाए या यहाँ पे कोई अपनी एक्टिविटी कर सके, तो इन सबको दूर करना। लैंड रिवेन्यू को 50% कम करो। 11वीं डिमांड जो थी इनकी वो जबरदस्त थी कि सॉल्ट टैक्स खत्म करे सरकार। सॉल्ट टैक्स, तो जब भी कोई सॉल्ट बनता था किसी फैक्ट्री में या कोई भी सॉल्ट खरीदता था, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार लेती थी। तो जब भी सरकार किसी चीज पे टैक्स लगाएगी तो वो चीज तो महंगी हो जाएगी ना, तो आप अपने घर में सॉल्ट नहीं बना सकते हो, ये भी एक नियम था। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने ये अपनी 11 डिमांड्स सामने रखी। वो भी जानते थे कि डिमांड कोई मानेगा नहीं। तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया, लॉर्ड इरविन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। महात्मा गांधी ने चिट्ठी में लिखा था ना कि 31 जनवरी तक मुझे आप अपना फैसला बता देना, इसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर महात्मा गांधी ने एक दूसरी चिट्ठी इसको लिख के कही कि आपने तो मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी कांग्रेस पूरे देश में बहुत जल्द एक मास मूवमेंट खड़ा करने जा रही है, और अब की बार हम पूर्ण स्वराज से नीचे किसी बात पे अग्री नहीं करेंगे। हमारी डिमांड डोमिनियन स्टेटस की भूल जाओ, अब हमको सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तुमसे। तो ये चिट्ठी लिख के पहले ही बता दिया था गांधी जी ने। तो अब ये चिट्ठी जा चुकी है, तो इसका मतलब है कि बहुत जल्द अब मास मूवमेंट चालू होने ही वाला है। तो यही मास मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बनके सामने आया। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या इवेंट्स हुए।